नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को कहा कि बुराड़ी में उनके एक विधायक संजीव झा को फोन पर जान से मारने की धमकी और जबरन वसूली वाली कॉल आने के बाद एक अन्य विधायक अजय दत्त को भी इसी प्रकार की कॉल आई है। पार्टी ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस से त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। दोनों विधायकों के साथ संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्यसभा सदस्य ने दावा किया कि दत्त और झा को एक ही व्यक्ति ने कॉल किया था। संजय सिंह ने कहा कि हमारे विधायक संजीव झा को 20 जून को धमकी भरी कॉल आई थी, जिसके बाद हमने 21 जून को प्राथमिकी दर्ज कराई थी और मामला दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को सौंप दिया गया था। इसके बाद भी झा को उगाही के लिए अब तक 24 बार कॉल आ चुकी है। अब विधायक अजय दत्त को उगाही और जान से मारने की धमकी भरी कॉल आ रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की यह हालत है और राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। प्रेस वार्ता में सिंह ने कहा कि झा को 20 जून को कॉल आई थी, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उन्होंने सुनाई, जिसमें कॉल करने वाला व्यक्ति विधायक से 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था और कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को विक्की कोबरा और गैंगस्टर नीरज बवाना का साथी बताया है और कहा है कि अगर झा पैसे नहीं देते तो उनकी और उनके परिवार की हत्या कर दी जाएगी। प्रेस वार्ता में दत्त ने कहा कि उन्हें 22 जून को कॉल आई थी। आपको बता दें कि बवाना इस समय दिल्ली के एक तिहाड़ जेल में बंद है और अंबेडकर नगर के विधायक ने कहा कि व्हाट्सएप पर कॉल करने वाले ने मुझे कहा कि मैं प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 5 लाख रुपए दूं, वरना वो मुझे गोली मार देंगे। बाद में उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें दिखाया गया कि मुझे मारने के लिए पिस्तौल में गोलियां कैसी डाली जा रही है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से आप विधायक संजीव झा और अजय दत्त को धमकी भरा एक कॉल मिला है जिसमें उन्हें मारने की बात कही गई है, तो ये कॉल कब आया, एक बार पूरा अपडेट हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक जो है संजीव झा, जो बवाना के विधायक है, उनको पहले धमकी भरी कॉल मिलती है, वो भी 20 जून को उनको कॉल आती है और उसके बाद में वो लगातार कहीं ना कहीं 10-12 बार कॉल आती है और उसके कहीं ना कहीं ये कहा जाता है उनसे कि 10 लाख रुपए या तो दीजिए, नहीं तो उनको जान से मार दिया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से व्यक्ति ने जिस तरीके से व्हाट्सएप कॉल की थी और उससे कहीं ना कहीं संजीव झा जो है वो बिल्कुल डरे हुए हैं। उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस ने उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसको रिपोर्ट सौंप दी गई है और लगातार जांच भी की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें साउथ दिल्ली के जो विधायक है अजय दत्त, उनको भी अब इस तरीके के कॉल आई है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि दोनों विधायकों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि या तो पैसे दीजिए, नहीं तो उनको जान से मार दिया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें प्रेस वार्ता की, जिस तरीके से संजय सिंह ने जिस तरीके से प्रेस वार्ता की गई और उसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि दोनों ही विधायकों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और दिल्ली जैसे शहर के अंदर अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो सोचिए बाकी इलाकों का क्या होगा, बाकी राज्यों का क्या होगा, ये जरूर सवाल खड़ा होता है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बात करें 20 जून को जब संजीव झा को जिस तरीके से कॉल आती है और उसके अंदर कहा जाता है कि 10 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। और अपने आप को कहते हैं नीरज बवाना जो गैंग का लीडर है उसके तरफ से कहा जा रहा है कि विक्की कोबरा जो है उनकी तरफ से ही बताया गया कि, मगर एक चीज चौंकाने वाली जरूर है क्योंकि नीरज जो बवाना है, जो गैंगस्टर बताया जा रहा है, वो खुद जेल के अंदर है। तो उनका आदमी कौन है जिसने फोन किया था, ये तमाम जो सवालों के जवाब है वो दिल्ली पुलिस ढूंढती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से विधायकों को ही जान से मारने की धमकी दी जा रही है और कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी या जब लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस से गुहार लगाती नजर आ रही है कि ये अगर विधायकों के साथ इस तरीके की घटना घट रही है तो सोचिए आम जनता का क्या हाल होगा। जी राजीव, जिस तरीके से बात की जाए तो जिस तरीके से संजय सिंह ने प्रेस वार्ता की है, तो उस प्रेस वार्ता में उन्होंने जो है दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, ऐसा भी उनके द्वारा कहा गया और साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले में गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप की बात भी की है।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कल की प्रेस वार्ता की, जिस तरीके से संजय सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, यानी कि कानून व्यवस्था बिल्कुल भी यहाँ पे लागू नहीं हो पा रही है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो डर खौफ होना चाहिए था वो बदमाशों के अंदर नहीं देखने को मिल रहा। मगर यहाँ पर अमित शाह से जरूर गुहार लगाई गई है कि वो कानून व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए कुछ कड़े कदम उठाए, ताकि दिल्ली की जो जनता है वो कहीं ना कहीं कैसे इस गैंगस्टर से या फिर कहे इस तरीके की घटनाओं से बचती हुई नजर आ। मगर यहाँ पर जिस तरीके से विधायकों को इस तरीके की कॉल आ रही है और लगातार कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि पैसे दीजिए नहीं तो आपको जान से मार दिया जाएगा, तो सोचिए बड़ी घटना जरूर घटती है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दो विधायकों को, यानी कि आम आदमी पार्टी के दोनों ही विधायकों को इस तरीके की जान से मारने की धमकी मिलती है, और संजीव झा की बात करें तो उनसे 10 लाख रुपए मांगे गए, अजय दत्त की बात करें तो उनसे 5 लाख रुपए मांगे गए। मगर मांगने वाला व्यक्ति कौन है ये अभी दिल्ली पुलिस की जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा। मगर जिस तरीके से उसने नीरज बवाना के गैंग का नाम लिया, विक्की कोबरा का नाम लिया, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है कोशिश करती हुई नजर आ रही है। मगर अभी तक जो कोशिश का, यानी कि कह सकते दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई का जो नतीजा होना चाहिए था वो बिल्कुल सामने नहीं आया, और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो अमित शाह से गुहार लगाती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, जिस तरीके से बात की जाए, ये दो विधायकों के पीछे जिस तरीके से कॉल आ रही है, धमकी भरी इन्हें कॉल आ रही है जहां पर इन्हें जान से मारने की बात की जा रही है, तो राजीव क्या इन दोनों विधायकों की किसी से कोई दुश्मनी थी या किसी से कोई नाराजगी या कोई लड़ाई इनकी इन दोनों विधायकों की थी, जिस तरीके से इन्हें धमकी भरे कॉल यहां पर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आप। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल कहा गया कि ना तो संजीव झा की बात करें, ना उनका ही कोई बदमाश है, ना ही उनको किसी ने इस तरीके की किसी से लेन देन है जिसकी वजह से उनको धमकी भरे कॉल के लिए मिले हो। मगर यहाँ पर बात करें अजय दत्त की, तो अजय दत्त का भी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं बताया जा रहा है, या फिर उनका किसी से कोई लेन देन हो, या फिर किसी से कोई रंजिश हो। मगर जिस तरीके से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं तो उससे तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी, आम आदमी पार्टी के जो दोनों ही विधायक है उनका कहीं ना कहीं डरना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरीके से उनको लगातार कॉल आ रही है, उनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी दिल्ली पुलिस को दी जा चुकी है। मगर कॉल रिकॉर्डिंग के साथ साथ यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो विक्की गैंग, कोबरा के गैंग के सदस्य हैं या फिर नीरज बवाना गैंग के सदस्य हैं। क्योंकि नीरज बवाना की बात करें तो नीरज बवाना तो जो पहले ही दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं जांच की जाएगी, भाई उनका व्यक्ति कौन है जिसने कॉल किया है, या फिर जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसके आधार पर बिल्कुल दिल्ली पुलिस जो जांच करती हुई नजर आएगी। मगर अभी तक जिस तरीके से 21 जो है कह सकते 20 जून की बात करें तो 20 जून से लगभग कह सकते हैं आज 26 जून हो चुकी है। 6 दिनों के अंदर दिल्ली पुलिस के हाथ में अभी तक कोई भी ऐसा सुराग नहीं लग पाया जिससे कहीं ना कहीं गुत्थी जो है वो सुलझती हुई नजर आए। और आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार अब कानून व्यवस्था को लेकर और अमित शाह को कहीं ना कहीं गुहार लगाती हुई नजर आ रही है कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बदमाशों के अंदर खौफ होना चाहिए था। वो खौफ जो है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। और विधायकों की बात करें तो जिस तरीके से विधायक को धमकी मिल रही है, तो सोचिए आम जनता के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, या फिर कहे आम जनता को किस तरीके से धमकियां मिलती होंगी। जी राजीव, जिस तरीके से बात की जाए आम आदमी पार्टी की, अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो शक किसकी ओर उनका ये शक जा रहा है कि किसने ये काम कराया जा सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर एक पार्टी एक दूसरे से चिड़ी बैठी है, तो क्या किसी पार्टी की ओर भी इनका शक होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें राजनीति पहलू की, तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार पिछले 21 तारीख से लेकर अभी तक कहीं ना कहीं बार बार कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करी है। क्योंकि कानून व्यवस्था यानी कि दिल्ली पुलिस जो है वो अभी तक केंद्र सरकार के हाथ में, और केंद्र सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए थे इस तरीके की कार्रवाई को लेकर। मगर यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस को अभी तक कोई भी शक्ति बरतने के लिए नहीं कहा गया है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कि दोनों ही विधायकों को जान से मारने की धमकी दी गई है, पैसे मांगे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का जो डर होना चाहिए था वो बदमाशों के अंदर देखने को नहीं मिल रहा, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विधायक जो है वो बिल्कुल डरे हुए हैं। मगर आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से राज्यसभा सांसद जिस तरीके से संजय सिंह ने जिस तरीके से अमित शाह से गुहार लगाई है, और अमित शाह से ये भी कहा है कि कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं दुरुस्त करना चाहिए ताकि बदमाशों के दिलों में कहीं ना कहीं खौफ होना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं उनका इशारा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ भी है कि केंद्र सरकार की वजह से ही कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो ढील देती हुई नजर आ रही है। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पंजाब सरकार के गठन के 3 महीने बाद संगरूर लोकसभा उपचुनाव में मतदाताओं का उत्साह नहीं दिखा। गुरुवार को उपचुनाव में महज 37.01% मतदान हुआ, जबकि साल 2019 में लोकसभा चुनाव में 72.44% मतदान जो है रिकॉर्ड हुआ था।
चुनाव अधिकारियों का कहना है कि आज यानी 26 जून को वोटों की गिनती होनी है और संगरूर लोकसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव कमीशन द्वारा शुक्रवार सुबह जारी आंकड़े के अनुसार कुल 45.30% वोटरों ने अपने वोट का अधिकार का उपयोग किया है। सबसे अधिक वोट मुख्यमंत्री भगवंत मान के अपने क्षेत्र धुरी में पोल हुए हैं। वो सबसे कम वोट शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर के क्षेत्र बरनाला में पोल हुए हैं। आपको बता दें कि लोगों में वोटों को लेकर खासा उत्साह नहीं देखा गया था। लोकसभा संगरूर अधीन पड़ते 9 क्षेत्रों में से संगरूर में 44.96%, मालेर कोटला में 47.66%, बरनाला में 41.43% और भदौड़ में 44.54% वोटिंग हुई है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से संगरूर उपचुनाव के जो मतदान हुए थे, आज उन्हें लेकर वोटों की गिनती जो है शुरू होने वाली है, तो कितने बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी? एक बार पूरा अपडेट हमें दीजिए। अनिशा, देखिए कि ठीक 8 बजे गिनती शुरू हो चुकी है और अगर हम कहें कि संगरूर बाई इलेक्शन में बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, सभी तो इसमें बहुत ज्यादा जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइट का कारण ये है कि इनका जो वोटिंग परसेंटेज है बहुत ज्यादा कम रही है। अगर हम बात करें कंपैरिजन विद बात करें यहाँ पे जब भगवंत मान इलेक्शन लड़े थे 70% से ऊपर की वोटिंग हुई थी, तो यही इस बार सिर्फ 45% ही अगर हम कहें कि वोटिंग पोलिंग हुई है, तो एक कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा डाउन नजर आई है। और इस चीज को देखकर हम कह सकते हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है। बीजेपी के केवल ढिल्लों की बात कर ले, वो एक अच्छा कंपटीटर है, हम बोल रहे हैं कि वो एक अच्छा फाइट देता नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 5 वेज फाइट सी तो आप बनती हुई नजर आ रही है। कहीं किसी को भी क्लियर कट मेजॉरिटी शुरू में नजर नहीं आ रही, कि सभी पार्टी को इस बार संगरूर बाई इलेक्शन में बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स मिला है। शायद लोग कहीं ना कहीं नाखुश नजर आए आम आदमी सरकार से, तो इस बार का वोट टर्न अराउंड बहुत ज्यादा कम है। वही आम आदमी पार्टी शुरू से करती आई है कि इस बार कई फैक्टर्स थे, क्योंकि वर्किंग डे था और बजाई वगैरह कई अलग अलग फैक्टर्स की तरफ से कहा गया, तो इसलिए वोट टर्न अराउंड इस बार कंपैरेटिवली कम रहा है। पर उनका है कि लोगों का विश्वास उन पे है। खैर, आज रिजल्ट आ जाएगा और क्लियर कट ये हो जाएगा कि आखिर किसे संगरूर बाई इलेक्शन में लोगों ने चुना है। क्योंकि संगरूर सीट अगर हम कई फैक्टर्स को कंसिडर करें, तो पहले तो आम आदमी पार्टी के जैसे तौर पे हम कहें कि सुप्रीमो अभी पंजाब के सुप्रीमो मुख्यमंत्री भगवंत मान की सीट रही है, यहाँ से उनका गढ़ लगातार यहाँ से जीते आए हैं। पर अगर अब आम आदमी पार्टी यहाँ से हारती है, तो एक बहुत ज्यादा अगर हम कहें कि डेंजरस मैसेज आम आदमी पार्टी के लिए जाएगा, क्योंकि 3 महीने के टाइम पीरियड में जितना भी उनका काम हुआ है, शायद उससे लोग नाखुश हैं और इसलिए आम आदमी पार्टी को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत होगी। पर ये सब डिपेंड करता है आज के रिजल्ट पर। ये देखना होगा कि काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है कि कौन आज यहाँ से संगरूर की बाजी मार के जाता है। क्या आम आदमी पार्टी अपनी आन बान शान बचाने में कामयाब हुई है या फिर कोई और ये सीट ले गया है? जी अमित, जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत अच्छा रिस्पांस जो है देखने को नहीं मिला, अगर 2019 की बात की जाए और अभी की बात की जाए, संगरूर उपचुनाव के अभी की बात की जाए, तो मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है। ऐसा क्यों है कि लोगों में काफी उत्साह इस बार देखने को नहीं मिला? देखिए, कई फैक्टर्स है निशा, यही चीज कंसिडर करने वाली है। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की बात करें, तो कहते हैं कि वर्किंग डे था। सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि वर्किंग डे के दिन वीकडेज के अंदर वोटिंग कराई गई थी, तो वर्किंग डे एक फैक्टर बोल रहे हैं। दूसरी तरफ वो किसान ज्यादातर अपने खेतों में निकल गए थे, तो एक मेन, क्योंकि वो एरिया ज्यादातर है, हम कहें कि खेती सेंट्रिक है, रिहायशी इतना नहीं है, तो वहाँ पे मेन वोटर्स खेती के थे या फिर हम कहें कि किसान थे, वो इसलिए उन्होंने वोट नहीं डाली। तो ये 2 फैक्टर्स मेन रीजन सी तौर पे आम आदमी पार्टी बोलती नजर आ रही है। तो वही अगर हम ऑपोजिशन की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, या फिर मनजीत सिंह मान अकाली दल अमृतसर की बात कर ले, वो सब एक नजर आ रहे हैं कि जितना भी रिस्पॉन्स है, लोग नाखुश आम आदमी पार्टी से, लोग नाखुश है, तभी वो लोग वोट डालने नहीं आए। पर सवाल ये है कि अगर नाखुश है तो चेंज के लिए तो लोग वोट डालने आएंगे। तो सवाल यहीं पे खड़ा होता है कि शायद लोग कहीं ना कहीं कई मल्टीपल फैक्टर्स हम कहीं कुछ पॉइंट्स पर हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो पॉइंट रखे गए कि वीकडेज में नहीं था, वीकेंड में नहीं था, वीकडेज में था, वर्किंग दिनों में था, तो इसलिए रिस्पॉन्स टर्नअराउंड कंपैरेटिवली कम था, गर्मी बहुत थी। और दूसरी बात अगर सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि लोगों का रिस्पॉन्स जो हम कहें कि कहीं ना कहीं लोग नाखुश भी नजर आए हैं। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स से अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू थे, जहाँ पे वोट परसेंटेज ऐतिहासिक तौर पे अगर हम कहें कि कम रही है।
पर सवाल ये है कि वोट परसेंटेज कम रही है और इस कम वोटिंग का फायदा किसे मिलेगा, क्योंकि अगर हम कंसिडर करते हैं अगर वोट परसेंट 45 की अगर 6 से 7 लाख वोटिंग हुई है और ये 7 लाख में से कौन जीता है, ये एक सवाल बड़ा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जी हमें जिस तरीके से अगर मतगणना की बात की जाए तो मतगणना से पहले क्या किसी जो भी सभी राजनीतिक पार्टियां थी, किसी भी उम्मीदवार का कोई रिएक्शन इस मतगणना से पहले सामने आया है? देखिए, अगर हम बात करें कि हर एक कैंडिडेट अपने आप को विजय घोषित कर रहा है, सीधे तौर पे हम कह रहे हैं कि हर किसी ने अपनी तरफ से हुंकार भर दिया कि लोगों का प्यार उनके साथ है, लोग उनको ही जिताएंगे। सवाल यही है, हर कैंडिडेट अपने आप को पॉजिटिव लाइट पे शो कर रहा है, ये जरूर दिखा रहा है कि वो जीतते हुए नजर आएंगे, पर सवाल यही है कि इसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है। अगर हम बात करें कि कांग्रेस और सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर सीधे तौर पे हम कह सकते हैं, तो ये बीजेपी के केवल ढिल्लो मेनली अगर हम कहें कि बीजेपी को रिप्रेजेंट करने आए, अगर वो जीतते हैं तो उनके लिए सोने पे सुहागा है, पर अगर उनकी वोट परसेंटेज बढ़ती है तो बीजेपी अपने आप को सक्सेसफुल मानेगी इस इलेक्शन में, क्योंकि केवल ढिल्लो कांग्रेस छोड़ के रिसेंटली ज्वाइन हुए थे और संगरूर इलेक्शन में अगले दिन ही उनका नाम ऐलान कर दिया गया था। तो केवल ढिल्लो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि वहां पर बीजेपी का प्रेजेंस बनाने आए थे, बीजेपी के इंपॉर्टेंट दिखाने आए थे कि बीजेपी की अभी फॉलोइंग है, और अगर वो बाय इलेक्शन में अच्छी वोट ले जाते हैं जो पिछले कंपैरेटिवली मुकाबले में ज्यादा है, तो ये चीज जरूर दर्शाएगी कि धीरे धीरे बीजेपी का बेस स्ट्रांग हो रहा है, तो वो एक फैक्टर है। तो इस सिमरनजीत सिंह मान भी एक स्ट्रांग कैंडिडेट के तौर पे नजर आ रहे हैं। वो खुद अगर हम कहें कि दलबीर गोल्डी उनको एक कड़ी टक्कर देते हुए नजर, या गुरमीत सिंह, दोनों ही हम कह सकते हैं कि इन दोनों कैंडिडेट्स को एक अच्छी फाइट देते हुए नजर आएंगे। तो सवाल ये है कि क्या वोट परसेंटेज वो काटेंगे या फिर जीतेंगे। देखिए, अगर हम सिमरनजीत सिंह मान एक की फैक्टर रहेंगे अगर उनकी तरफ से, क्योंकि उनके पास शहरी इन्फ्लुएंस भी है, उनके पास अगर हम कहें कि रूरल इन्फ्लुएंस भी है, उसके उनके पास दोनों के वोटर्स हैं। तो सवाल ये है कि क्या वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे, क्योंकि जो उनको वोट मिलेगी वो एक तरह से कटने के बराबर हुई। अगर तो वो मेन मार्जिन या फिर हम कहें कि मेन लीड में रहे तो अगर हम कह सकते हैं कि मेन कैंडिडेट हो, पर अगर वो मेन लीड में नहीं है तो वो मेजर वोट काटने वाला है, और उसका वोट इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जहां पे दलबीर गोल्डी की बात करें तो उनको रिहायशी सपोर्ट ज्यादा है, उनके रिहायशी एरियाज में अच्छा वोट बैंक है, वहां पे अगर उनका हिट होता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान है। तो अगर हम आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की बात करें, उनका रूरल में जैसे पता चलता है कि रूरल में ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं सिमरनजीत सिंह मान अगर एक अच्छा वोट परसेंटेज लेके जाते हैं तो वो दोनों ही कैंडिडेट्स को हिट कर सकते हैं और किसी एक को जिताने में वो की रोल उनका रह सकता है। जी अमित, एक आखिरी सवाल और कि कितने बजे तक ये जो संगरूर उपचुनाव है इसके नतीजे साफ हो जाएंगे, स्थिति जो है साफ हो जाएगी? देखिए, वोटिंग शुरू हो चुकी है और मेरे ख्याल से करीब 1 से 2 घंटे के बीच में 10 बजे तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद एक क्लियर कट स्थिति सामने आ जाएगी, और उतनी देर में हमें क्लियर हो जाएगा कि आखिर इस बार संगरूर बाय इलेक्शन कौन लेके गया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की आंख बान शान के ऊपर आई है, तो वहीं कांग्रेस से दलबीर गोल्डी यहाँ से इस दूरी से विधायक रह चुके हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस भी इधर काफी ज्यादा है। तो दोनों के बीच में मेन कड़ी टक्कर मैं इन दोनों के मानता हूँ। हम ये देखना होगा इन दोनों में से सीट कौन क्लियर कट लेके जाता है, कुछ ही देर में फैसला हो जाएगा। और सवाल ये होता है कि सीट कौन लेके जाता है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी सीट नहीं लेके जाती है तो उनके लिए बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे कि आखिर लोग आपसे 3 महीने कार्यकाल में नाखुश हैं, तो आपको या तो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी या फिर पूरी तरह से दोबारा सब कुछ रिप्लान करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक जो आपने कदम उठाया है उससे लोग एटलीस्ट कुछ नजर नहीं आए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात अभियान के तहत आज यानी 26 जून को जसपुर विधानसभा क्षेत्र के बगीचा एवं आस्था में आम जनता से भेंट मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों में क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लेंगे और लोगों से फीडबैक लेंगे। मुख्यमंत्री बघेल जशपुर में विभिन्न समाज और संगठनों के पदाधिकारियों से भेंट मुलाकात और रात्रि विश्राम भी करेंगे। जारी दौरा कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 26 जून को प्रातः 10 बजे कुनकुरी के अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे और शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करने के उपरांत मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा भी करेंगे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री कुनकुरी में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण सहित कई विकास और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री कुनकुरी के सलियाटोली हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से बगीचा के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री बगीचा में 12:45 में से 2 बजे तक आम जनता से भेंट मुलाकात करने के पश्चात जशपुर विधानसभा क्षेत्र के आस्था आएंगे और वहां 3:05 से 4:20 तक आम जनता से भेंट मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो जसपुर आएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शाम 6:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक जशपुर में विभिन्न समाज एवं संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट मुलाकात और रात्रि विश्राम जसपुर में करेंगे।
तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए, आज सीएम भूपेश बघेल जो है भेंट मुलाकात करने वाले हैं, तो इस भेंट मुलाकात में क्या कुछ अहम रह सकता है? स्वाति जी। जी, ये दिल्ली दौरे के बाद वापस चालू हुआ भेंट मुलाकात है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली दौरे में जाने के पहले जसपुर का उनका कार्यक्रम जो है वो फिक्स था। तो जसपुर विधानसभा क्षेत्र में ये उनका दूसरे दिन का दौरा है। कल भी वो बहुत सारी जन सुनवाई में रहे, जनता की समस्या को सुना, उसका निराकरण किया है उन्होंने। और आज का जो मुख्य उनका कार्यक्रम रहेगा वो सुबह तो सबसे पहले अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेंगे, उसके बाद प्रेस से चर्चा करेंगे, उसके बाद उनका दिन भर का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा, जिसमें कुनकुरी में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण है और बहुत सारे भूमि पूजन का कार्यक्रम है। इस पूरे दौरे में वो जनता से रूबरू होंगे, जसपुर जिले में जसपुर क्षेत्र में रहेंगे, जसपुर के और भी कई गांवों में लोगों से मिलेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या समस्याएं हैं, क्या वहां पर जरूरतें हैं। और इस दौरान वो बहुत सारे लोकार्पण और भूमि पूजन के कामों को लोगों से मिलते हुए करेंगे। स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए, सीएम बघेल आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, तो उनके साथ आज कौन कौन, इस अवसर पर कौन मुख्य चेहरे हैं जो उनके साथ शामिल रह सकते हैं आज? जी, देखा जाए तो क्षेत्र के विधायक और कलेक्टर और सचिव रह सकते हैं। जी, जिस तरीके से बात की जाए 2023 की, अगर बात की जाए, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव जो है छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं, तो उसे लेकर ये कार्यक्रम कितने अहम रह सकते हैं? जी, अगर 2023 के चुनाव को देखते हुए इस कार्यक्रम को कहा जाए तो ये बहुत जरूरी हो सकता है, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले जो दौरे होते हैं वो तो होते ही हैं, पर चुनाव में अभी लगभग 1 साल का समय है। लेकिन उसके पहले जिस तरह कोरोना काल गया है और उसके बाद जैसे ही एक्टिव होते हुए सीएम साहब ने अपना एक दौरा कार्यक्रम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये चौथे दौर का दौरा है उनका। इसके पहले वो आपका सरगुजा संभाग में दौरा एक बार कर चुके हैं, जसपुर रह गया था। उसके बाद वो जसपुर अपना विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, गांव-गांव तक जा रहे हैं। ये लोगों से एक उनकी कनेक्टिविटी को बताता है कि किस तरीके से वो लोगों से कनेक्टेड हैं और किस तरीके से वो जन सुनवाई कर रहे हैं। क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जब पिछली बार हमने उनको देखा था तो कई ऐसी समस्याएं आई थी जहाँ पे पटवारी या कोई सरकारी व्यक्ति है जो काम नहीं कर रहा है, तो उन समस्याओं का तुरंत वहीं पर उन्होंने समाधान किया था, निदान दिया था लोगों को। तो कहीं कुछ अनुदान की राशि जो है वो देनी है, स्कूलों का काम करना है, बच्चों से मिलना है, तो ये उनका आम जनता से कनेक्टिविटी को बता रहा है। स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए, सीएम आज जिस तरीके से भेंट मुलाकात करने वाले हैं, लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, तो इस बीच क्या कोई बड़ी घोषणा, कोई बड़ी सौगात जो है सीएम द्वारा आज जनता को दी जाएगी? देखिए, इस बात की अभी तक तो कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि जब जहां पर जिस हिसाब से मांग आती है, क्योंकि बहुत सारे समाजों के साथ उनको मिलना है, तो कल भी देखा गया है कि कुछ धार्मिक स्थानों के लिए उन्होंने लगभग 2 करोड़ के लगभग राशि की स्वीकृति दी है उन्होंने। तो ये बिल्कुल देखा गया है कि जहां पर जिस हिसाब से मांग आती है, सीएम साहब उस हिसाब से वहां पर चीजों की स्वीकृति यथावत करते हुए चलते हैं। स्वाति जी, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो सीएम लगातार जो है इस तरीके के कार्यक्रम उनके होते रहते हैं, भेंट मुलाकात वो करते रहते हैं, लोगों से वो मिलते रहते हैं, तो जनता को एक तरीके से लुभाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। तो ये जो जिस तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, तो कितना फायदेमंद जो है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है? जी, ये बिल्कुल बहुत फायदेमंद रहेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर आप जनता से कनेक्ट कर रहे हैं और कनेक्टिविटी भी ऐसी कि आप वहाँ पे डायरेक्ट हैं, आप वहाँ की चीजों, वहाँ की समस्याओं को वहीं पर समाधान करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उनको वादा कर रहे हैं और उसके बाद उसको पूरा कर रहे हैं। तो कई तरह की यहाँ पे प्लानिंग देखी भी जा रही है कि किस तरीके से आगे आने वाली चीजें रहेंगी, उसका भी इसी से पता चल रहा है कि सरकार आपके लिए एक्टिव है, वो घर पहुंच रही है। तो बहुत सारी सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जिसके लिए अब छत्तीसगढ़ की जनता को सरकार के द्वार तक नहीं आना पड़ता है, सरकार उन तक पहुंच रही है। और ये स्कूलों के बच्चों के साथ कनेक्टिविटी हो, बुजुर्गों के साथ कनेक्टिविटी हो, उन्हीं के साथ बैठ के उनका भोज का जो कार्यक्रम है, खाना खाने का जो कार्यक्रम है, तो और उस पे फिर बात आना कल ही की बात है कि जब एक आम लोगों के साथ जब वो थे, आम जनता के साथ जब वो थे, तो उनका जो दोपहर का खाना था वो उनके साथ था। तो वहां पर उनका ये कहना कि ये
कहीं ज्यादा बढ़िया है। और आम जनता के साथ इन सारी चीजों को करना, ये कहीं ना कहीं 2023 के लिए, आने वाले समय के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए जनता के साथ उनकी कनेक्टिविटी को बताता है कि वो कितना लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोग उनको कितना अपना समझ रहे हैं और वो कितना लोगों को अपना समझ रहे हैं। तो ये सब तो हम जानते ही हैं कि ये राजनीति का एक हिस्सा भी है, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़िया जो बात है वो दिखता है। और एक व्यक्ति जो उनकी भाषा का है, उनके अपने बीच का है, वो कितना उनको समझ रहा है, क्या वहाँ की जरूरतें हैं, उस पे वो हमेशा बात करते चलते हैं और जरूरतों का वहीं पर निराकरण करने की कोशिश करते चल रहे हैं सीएम साहब। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। मुंबई गुजरात पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को शनिवार दोपहर बाद उनके घर से हिरासत में ले लिया है। इसके बाद उनको मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन पर लेकर वो पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद शनिवार को गुजरात एटीएस की एक टीम जो है मुंबई के सांताक्रूज थाने पहुंची। दूसरी टीम ने जूहू स्थित तीस्ता के घर पहुंचकर उन्हें हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि सीतलवाड़ पर आरोप है कि वे अपना हित साधने की गरज से गुजरात दंगों से संबंधित जाकिया जाफरी की याचिका में दिलचस्पी लेती रही और तथ्यों को अपने मन मुताबिक गढ़ती रही। गुजरात एटीएस की दो टीमें शनिवार दोपहर ही तीस्ता सीतलवाड़ के मुंबई जुहुतारा स्थित आवास पर पहुंच गई थी। तीस्ता की धरपकड़ कर उन्हें सांताक्रूज पश्चिम पुलिस थाने लाया गया है, जहां पुलिस को सूचित करने के बाद तीस्ता को लेकर एटीएस की टीम गुजरात के लिए रवाना हुई। राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक और तीस्ता के एनजीओ सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस में सहयोगी आरबी श्री कुमार को क्राइम ब्रांच ने समन भेजकर बुलाया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरे आरोपी पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट पालनपुर की जेल में बंद है। गुजरात पुलिस ने दंगा मामलों में फर्जी दस्तावेज तैयार कर उच्चतम न्यायालय को गुमराह करने व गुजरात सरकार को बदनाम करने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ व राज्य के दो पूर्व पुलिस अधिकारी आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट के खिलाफ एटीएस ने केस दर्ज किया है। तीस्ता को मुंबई से अहमदाबाद लाया जा रहा है, वहीं श्री कुमार को अहमदाबाद अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। तीस्ता के वकील विजय हिरेमठ ने आरोप लगाया है कि सामाजिक कार्यकर्ता को हिरासत में लेने पहुंचने से पहले उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई थी। हिरेमठ ने के अनुसार गुजरात एटीएस की टीम उनके घर में जबरदस्ती घुसी और उनके साथ दुर्व्यवहार किया, फिर उन्हें अपने आप लेकर चली गई। मालूम हो कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ ने गुजरात दंगों के बारे में आधारहीन जानकारी दी थी। समाचार एजेंसी एएनआई में विशेष बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहुत ध्यान से पढ़ा है। फैसले में स्पष्ट रूप से तीस्ता सीतलवाड़ के नाम का उल्लेख है। तीस्ता सीतलवाड़ के द्वारा चलाए जा रहे एनजीओ ने पुलिस को दंगों के बारे में आधारहीन जानकारी दी थी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से तीस्ता सीतलवाड़ को जो गुजरात एटीएस है उसने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की गई है, तो एक बार पूरा अपडेट बताइए। बिल्कुल निशा जी, गुजरात की एटीएस टीम मुंबई कल पहुंची थी। हालांकि दो टीमें मुंबई में आई थी, एक मुंबई के जूहू पुलिस स्टेशन और दूसरी तरफ एनजीओ की संचालक तीस्ता सीतलवाड़ के घर पहुंची थी, जहां पर उन्हें हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत जूहू पुलिस स्टेशन से सीधे अहमदाबाद की तरफ ले जाया गया, जहां पर एटीएस की टीम आज उससे पूछताछ करेगी। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार तीस्ता सीतलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी कि उस वक्त के तत्कालिक मुख्यमंत्री प्रधान नरेंद्र मोदी थे और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो दंगा हुआ था गोधरा का, उसमें वह दोषी पाए हैं।
दोषी है, क्योंकि जिन लोगों की मौत हुई उसके दोषी जो है नरेंद्र मोदी को बताया गया था। जो दस्तावेज दिया गया था उस दस्तावेज के आधार पर जब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को बाइज्जत बरी किया, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि जिन लोगों के दस्तावेज, जिन लोगों की याचिका आई है उनके दस्तावेजों के आधार पर उनकी भी जांच होनी चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का सीधा इशारा था तीस्ता सीतलवाड़ की तरफ, जो एनजीओ चलाती है जस्टिस फॉर सिटीजन, उनकी जो है जांच होनी चाहिए। उसको लेकर तुरंत एसीएस की टीम और गुजरात क्राइम ब्रांच की टीम एक्टिव हुई, जिन्हें हिरासत में लेकर अब जो है गुजरात ले जाया गया है, जहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी और तमाम जो दस्तावेज दिए गए हैं वह किसके इशारे पे दिए गए हैं, किसके कहने पे दिए गए हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है, इस तमाम सवालों का जवाब जो है एटीएस की टीम खंगालेगी। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से अगर बात की जाए तीस्ता सीतलवाड़ की, तो उन्हें गिरफ्तार कल कर लिया गया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि गुजरात दंगों को लेकर अभी तक कितने लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है? देखिए, गुजरात दंगों को लेकर लगातार गुजरात पुलिस की कार्रवाई जारी थी। इस दौरान क्राइम ब्रांच भी एक्टिव थी, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में तीस्ता सीतलवाड़ की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो दस्तावेज नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमा किए गए थे, हालांकि उस याचिका को ऑलरेडी कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन खारिज करते हुए कहा था कि इस दस्तावेज की जांच होनी चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को यह पहले ही पता हो गया था कि ये जो दस्तावेज दिए गए हैं वो बोगस दिए गए हैं, गलत तरीके से बना कर दिए गए हैं। इसी वजह से गुजरात पुलिस ने तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ धारा 468, धारा 471, 211, 218 सहित तमाम धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके अलावा 2 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जो गुजरात पुलिस से संबंध रखते हैं, श्री कुमार और संजीव भट्ट, जिसकी जानकारी मिलने के बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल दोनों लोगों को समन किया गया है, जब तीस्ता भट्ट की गिरफ्तारी हो चुकी है। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए तीस्ता के वकील की अगर बात की जाए, तो उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं एटीएस पर। उन्होंने कहा कि उनके घर में जबरदस्ती घुसकर उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया। तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है? बिल्कुल निशा जी, देखिए, तीस्ता के वकील विजय हिरेमठ का आरोप है कि गुजरात की एटीएस टीम बिना किसी जानकारी के तीस्ता के घर में घुसी, उनके साथ बदसलूकी की, उन्हें लेकर गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि इस पूरे मामले में की जांच होनी चाहिए, तो लिहाजा जिस दस्तावेज का आधार बनाकर तीस्ता नरेंद्र मोदी को दोषी बताना चाहती थी, वह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त बता दिया कि आधारहीन दस्तावेज दिया गया है। तो इसी आधार पर उनके साथ किया गया, लेकिन उनके वकील का कहना है तो उन्होंने जो किया है वो याचिकाकर्ता के आदेश के बाद किया है, याचिकाकर्ता के द्वारा दिए गए दस्तावेजों के आधार पर किया है। यानी कि उनका इशारा है याचिकाकर्ता के ने जो दस्तावेज दिया है याचिकाकर्ता की जांच होनी चाहिए, न कि तीस्ता सीतलवाड़ की होनी चाहिए। तो इस तरह का आरोप उनके वकील ने लगाया है। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए, कल एक इंटरव्यू में अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने गुजरात दंगों को लेकर तमाम जानकारी दी है। तो इसे लेकर क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास है? देखिए निशा जी, कल जैसे ही यह मामला सामने आया कि नरेंद्र मोदी जी को बाइज्जत बरी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, उसके बाद से दस्तावेजों को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे थे, जिस तरह से याचिकाकर्ता के दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट को हाथ लगे, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए बताया कि इसकी जांच होना चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर अमित शाह ने एक जानकारी दी थी कि जो भी तीस्ता सीतलवाड़ है उनके साथ जो राज्य की पुलिस कर्मी है उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो दस्तावेज नरेंद्र मोदी को दोषी करार देने के लिए जानबूझकर बनाए गए थे उसकी भी जांच होना चाहिए। उसके बाद पूरा ये मामला संज्ञान में आया। उसके बाद एटीएस की टीम और क्राइम ब्रांच जो है एक्टिव होते हुए तीस्ता सहित उनके तमाम साथियों पर नजर रख रही। सत्य प्रकाश, अगर बात की जाए तीस्ता सीतलवाड़ की, तो जिस तरीके से कल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है एटीएस की टीम द्वारा, उन्हें उनके घर से जबरदस्ती उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, ये तमाम आरोप भी लग रहे हैं। तो इस बीच उनका कोई रिएक्शन सामने आया है? देखिए, तीस्ता सीतलवाड़ के वकील ने इस पूरे मामले में यही कहा है कि उनके साथ जो कार्रवाई हुई वो गलत हुई है। हालांकि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई है, लेकिन उनके वकील का यहाँ आरोप है पर कि तीस्ता सीतलवाड़ की बात कर रही हूँ, क्या उनका कोई रिएक्शन सामने आया है? तीस्ता सीतलवाड़ ने मीडिया से कोई रूबरू नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही एटीएस की टीम उनके घर पहुंची तुरंत उन्हें जो मिल लिया गया, उन्हें तुरंत गुजरात ले जाया गया।
तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हिमाचल में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी हैं। चुनाव प्रचार को धार देने की मकसद से पार्टी की सोमवार को राजीव भवन शिमला में अहम बैठक बुलाई गई है। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा तैयार की गई IT सेल की टीम पदाधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेगी। कांग्रेस पार्टी ने 27 जून की बैठक में राज्य, जिला व ब्लॉक स्तर पर बनाए गए प्रवक्ताओं के अलावा मीडिया पैनलिस्ट, सोशल मीडिया प्रभारी बुलाए गए हैं। सभी को बताया जाएगा कि किस तरह से केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार की नीतियों को मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचाया जाए। AICC के राजस्थान में हुए चिंतन शिविर में लिए निर्णय के मुताबिक कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रचार को तेज करना चाह रही है। हिमाचल कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में भी सोशल मीडिया से प्रचार में तेजी लाने के लेकर चर्चा की गई है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की है। सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस हर एक युवा, महिला और आम जन तक पहुंचने का प्रयास करेगी। कि हिमाचल में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर जो है अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं और इसी बीच आपको बता दें कि चुनाव प्रचार को धार देने के मकसद से पार्टी की सोमवार को राजीव भवन में जो है एक अहम बैठक बुलाई गई है। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा तैयार की गई IT सेल की टीम पदाधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण यहां पर प्रदान करेगी। कांग्रेस पार्टी को 27 जून की बैठक में राज्य, जिला व ब्लॉक स्तर पर बनाए गए प्रवक्ताओं के अलग अलग मीडिया पैनलिस्ट, सोशल मीडिया प्रभारी बुलाए गए हैं। सभी को बताया जाएगा कि किस तरह से केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार की नीतियों को मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचाया जाए। और इसी के साथ आपको बता दें कि AICC के राजस्थान में हुए चिंतन शिविर में लिए गए निर्णय के मुताबिक कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रचार को तेज करना चाह रही है। हिमाचल कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में सोशल मीडिया में से प्रचार में तेजी लाने के लिए चर्चा की गई है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की है। सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस हर एक युवा, महिला और आम जन तक पहुंचने का प्रयास करेगी। तो आपको बता दें, जिस तरीके से हिमाचल में आगामी विधानसभा चुनाव है तो उसके मद्देनजर कांग्रेस कहीं या सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उसका ज़्यादा फोकस सोशल मीडिया पर इस पूरे चुनाव को लेकर है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर वो अपनी धार को तेज कर सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम आज के समय पर बन गया है जिससे आप अपनी बातों को बहुत जल्द लोगों के सामने रख सकते हैं। तो एक आसान सा तरीका एक सोशल मीडिया बन गया है। तो पूरा फोकस जो है हिमाचल चुनाव को लेकर कांग्रेस का सोशल मीडिया पर रहने वाला है। तो आपको बता दें कि इसी को लेकर चुनाव प्रचार को धार देने के मकसद से पार्टी की सोमवार को राजीव भवन शिमला में एक अहम बैठक आपको बता दें कि बुलाई गई है। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा तैयार की गई IT सेल की टीम पदाधिकारियों की विशेष प्रशिक्षण उन्हें प्रदान करेगी। और कांग्रेस पार्टी ने 27 जून की बैठक में राज्य, जिला व ब्लॉक स्तर पर बनाए गए प्रवक्ताओं के अलावा मीडिया पैनलिस्ट, सोशल मीडिया प्रभारी बुलाए गए हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी। टीना जी, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जो है अब हिमाचल में आने वाले हैं, इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव जो है हिमाचल में हो जाएंगे, तो इस बीच कांग्रेस की तैयारियों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की क्या क्या तैयारियां इस चुनाव को लेकर हैं? जी देखिए, जिस तरह से जो आज ये एक कार्यशाला टाइप बुलाई गई है कांग्रेस ऑफिस में, इसमें सभी जो मीडिया पैनलिस्ट हैं, जो प्रवक्ता है, स्टेट लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सभी को आज बुलाया गया है कांग्रेस ऑफिस में। और इन्हें जो है सोशल मीडिया पर किस तरह पार्टी की नीतियां हैं और जनता के बीच कैसे संपर्क साधना है, ये विशेष तौर पर जो आज जो ये प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये एक दिन की कार्यशाला और इसमें सभी विधायकों, विधायक है विक्रम सिंह शिमला ग्रामीण से और जो हर्ष महाजन है वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और इसमें जो सभी जो पदाधिकारियों की जो बैठक है वो एक आज 11 बजे जो शुरू होगी, उसमें जो सोशल मीडिया को कैसे धार लेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे पहले कांग्रेस एक पक्ष जो कांग्रेस में भाजपा की जो सोशल मीडिया की IT सेल है वो किया था और बहुत अच्छा जो है यहाँ पे प्रचार था जो है उन दिनों तो उन्होंने ये है जो जनता
वो कांग्रेस है, पैनलिस्ट है, तो किया जाएगा ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके लोगों के बीच पैठ। टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो ये बैठक बुलाई जा रही है, तो यहाँ पर किस तरीके से एक प्रशिक्षण, एक सही तरीके से किस तरीके से यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस बैठक में कौन कौन अहम चेहरे होंगे? अगर बात की जाए कांग्रेस हाईकमान की, अगर बात की जाए तो क्या कांग्रेस हाईकमान भी इस बैठक में शामिल हो सकती है? टीना जी, आप तक हमारी आवाज मिल पा रही है? राहुल, हेलो, आप तक हमारी आवाज मिल पा रही है टीना जी? जी जी जी, मुझे आवाज आ रही है जी। जिस तरीके से ये बैठक बुलाई जा रही है और यहाँ पर प्रशिक्षण देने की बात भी यहाँ पर की जा रही है, तो इस बैठक में कौन कौन अहम चेहरे जो होंगे इसमें शामिल हो सकते हैं? क्या इस बैठक में कांग्रेस हाईकमान जो है इसमें शामिल हो सकता है एक सही नेतृत्व देने के लिए? मुझे जो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष इस वक्त राहुल स्पीति और इसके अन्य जिलों में दौरे पर रहेंगी, वो यहाँ पे शामिल नहीं होगी, लेकिन हर्ष महाजन है जो के मुख्य अध्यक्ष है, विक्रमादित्य सिंह है, इसके अलावा जो IT सेल के जो प्रमुख है, और इसके अलावा जो आलोक वर्मा है, पैनलिस्ट है कांग्रेस के, वो इस बैठक में भाग लेंगे और इसकी अध्यक्षता करेंगे। जो लोग हैं जो शामिल होंगे या शामिल होंगे और उनको जो है अपने को इससे सोशल मीडिया के जरिए जोड़ा है और ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ तक यहाँ पे भी कितनी भूमिका निभा सकता और ऐसे 4 प्रकार लोगों की जो सक्रियता कम कैसे तेज किया जाए, कैसे दिखाया जाए लोगों के बीच हम लगातार मुद्दे उठा रहे और इसमें के तौर पर क्योंकि ताकि IT का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए और उसकी भाषा भी यही कर रही है, तो मानना है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए और अपना जो रुख है वो जनता तक पहुंचाया जाए, ताकि विधानसभा चुनाव है उन तक जो कांग्रेस की छवि है वो जनता के बीच स्पष्ट रूप से पहुंच सके। जिस तरीके से बात की जाए कांग्रेस की, अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का जो ज़्यादा फोकस जो रहेगा वो सोशल मीडिया पर यहाँ पर रहने वाला है। तो सोशल मीडिया में किस प्रकार से जनता तक पहुंचने का काम, किस तरीके से जनता को वहां पर जागरूक किया जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी सोशल मीडिया को लेकर कांग्रेस के यहाँ पर रहने वाली है? IT सेल के जो पदाधिकारी है उनको विशेष तौर पर जो आज है वो प्रशिक्षण दिया जाएगा। कहा जाएगा कि भाजपा की जो नीतियां हैं या भाजपा की जो कार्यक्रम है उनको कैसे वहां पे उसको कांग्रेस उससे सोशल मीडिया के जरिए उनके कार्यक्रमों के जो है उनकी नीतियों को उनकी नीतियों का जो है जो गलत है या जैसे अग्निवीर है उनको कैसे लोगों के बीच उसका पर्दाफाश किया जाए और कैसे लोगों तक जो भाजपा सरकार की जो नीतियां हैं इस वक्त कार्यक्रम वो चला रही हैं और जिनके जरिए वो अपनी पीठ बता रही हैं कि हिमाचल में वो बहुत बेहतरीन स्थिति है, उसको कैसे उसकी सच्चाई लोगों तक लाई जाए, इस विषय पर ज्यादातर आज IT सेल के पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। IT सेल के जो पदाधिकारी हैं वो ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या जो स्टेट लेवल के जो प्रदेश प्रवक्ता है जो और मीडिया पैनलिस्ट है जो कि विभिन्न डिबेटों में बैठते हैं, उनको बताएंगे कि कैसे जो भाजपा की नीतियां हैं या अपनी जो कांग्रेस क्या करने वाली है, कांग्रेस किस तरह से जनता के मुद्दे उठाने वाली है, इस पर विशेष आप आने वाले दिनों में IT की जो है वो एक विशेष अभियान आप आने वाले दिनों में सब देख सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या को बिना बताए सचिव सचिन कुर्वे ने तबादले कर दिए, जिसके बाद रेखा आर्या ने सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बीच कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। आपको बता दें कि अब सबकी निगाहें जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर अटक गई हैं। जब से ये विवाद मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा है तब से हड़कंप की स्थिति बनी हुई है, जिसके बाद ये खबरें सामने आ रही हैं कि सीएम धामी दिल्ली दौरे से लौटने के बाद कोई बड़ा एक्शन इस पर ले सकते हैं।
तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य को बिना बताए सचिव सचिन कुर्वे ने तबादले कर दिए। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्करी, जिस तरीके से बात की जाए, उत्तराखंड में एक विवाद अभी तूल पकड़ता जा रहा है, जिसकी आंच अब मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुकी है। तो एक बार पहले इस पूरे विवाद को हमारे दर्शकों को पूरे विस्तृत तरीके से समझाइए। देखिए निशा, जिस तरह से अभी सचिव हैं सचिन कुर्वे, उन्होंने कहीं ना कहीं खुद ही फैसला लेते हुए जो है 6 केसों के तबादले के लिए डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर के सबसे पहले तबादला उन्होंने मनोज बर्मन का किया, टारगेट 100 थी। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये मंत्रालय के अनुमोदन के बाद नहीं हुआ था, मंत्रालय की इजाजत के बिना ये तबादले किए गए, जिसको लेकर के खासी जो मंत्री है रेखा आर्य, वो काफी नाराज है। उनका कहना है कि ये ट्रांसफर एक्ट का उल्लंघन है, ये रूल ऑफ बिजनेस का उल्लंघन है और लगातार वो इसके खिलाफ जो है बयानबाजी करती नजर आ रही है। लगातार आमने सामने नजर आ रहे हैं। ये सचिव और मंत्री के बीच की लड़ाई हो गई है। तो कहीं ना कहीं इसको एक नाक की लड़ाई के रूप में भी देखा जा रहा है। जिस तरह से खुद खाद्य मंत्री रेखा आर्य पूरा जो प्रकरण है तो मुख्यमंत्री दफ्तर तक पहुंचा दिया है। मुख्यमंत्री विश्वास सिंह धामी से को जो है इसका पूरा इस मामले से अवगत करा दिया गया है। आज चूंकि विश्वास सिंह धामी दिल्ली से लौटे हैं, तो कहीं ना कहीं आज ऐसा माना जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री विश्वास सिंह धामी इस पर कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। जिस तरह से लगातार कई मामला देखे गए, कई ऐसे वीडियोज आते हैं सामने। सतपाल महाराज कई बार इस तरह के अधिकारी से तू मैं करते नजर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि लंबे वक्त से उत्तराखंड में खासतौर से उत्तराखंड का निर्माण हुआ है, तभी से ब्यूरोक्रेसी जो है वो मंत्रियों पर कहीं ना कहीं हावी रही है। मंत्रियों की सुनते नहीं है ब्यूरोक्रेट, जो नौकरशाह है वो कहीं ना कहीं हावी नजर आते हैं। तो इसको देखते हुए खुद जो मंत्री है रेखा आर्य ने साफ तौर से कहा है कि ये सब बिल्कुल नहीं चलने वाला है प्रदेश में, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री विश्वास सिंह धामी को पूरे मामले की जानकारी दी है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जो है वो मांग की है। अब देखना होगा कि आज जो है मुख्यमंत्री विश्वास सिंह धामी इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि हमने कल कई नेताओं से इस पर बात की थी। हमारी खुद बात हुई थी, सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री हैं, हमने उनसे सवाल किया था कि क्या ऐसा मान लिया जाए कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तमाम जो मंत्री हैं उन पर हावी हैं। तो साफ तौर से कहना है कि जो अधिकारी होते हैं उनको अपने हद में रहना चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ा बयान है और कल से पूरी मीडिया है की जो अखबार है, न्यूज पोर्टल्स हैं, उनमें पर है। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि तमाम जो अधिकारी हैं उनमें भी कहीं ना कहीं हल्का है कि आज क्या वो जो है निर्णय ले सकते हैं मुख्यमंत्री विश्वास सिंह धामी, क्योंकि इस तरह से 6 डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर्स की तबादले किए गए हैं बिना परमिशन के। जो खाद्य मंत्री हैं रेखा आर्य, उनका साफ तौर से कहना है कि ट्रांसफर एक्ट का ये उल्लंघन है और अपनी मनमानी जो है वो अधिकारी कर रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। निशा, अस्करी, जिस तरीके से अगर बात की जाए, यहाँ पर 6 तबादले कर दिए जाते हैं, लेकिन क्या कारण रहे कि ये तबादले कर दिए गए और सचिव ने इतनी जहमत तक नहीं उठाई कि वो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य को इसके बारे में बता सके? देखिए निशा, पूरा प्रकरण और पूरा जो हंगामा इस वक्त उठा हुआ है वो इसी बात पर उठा हुआ है जो आपने सवाल किया है। ये कारणों का ही अभी तक नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि रेखा आर्य ने खुद उनसे कारण पूछे थे कि ऐसी क्या जल्दी आ गई कि आपने 1-1.5 घंटे में अपनी कमेटी बुलाई, उसकी बैठक की और उसके बाद आपने फौरी तौर पर तबादले कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ से जुड़ा मामला इसको देखा जा रहा है। हो सकता है जो आईएएस अधिकारी हो उनकी ट्रेनिंग, ये जो तमाम डीएसओज हैं, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर्स हैं, उनके साथ अच्छी बैठती हो या कुछ और लेन देन का मसला हो या इसको निजी स्वार्थ के रूप में इसको देखा जा रहा है। आखिर 6 जो डीएसओज हैं उनके एक साथ तबादले क्यों किए गए हैं और बिना परमिशन के क्यों किए गए हैं, ये कारण अभी खुलकर नहीं आए हैं, लेकिन इसको निजी स्वार्थ के रूप में देखा जा रहा है। हो सकता है जो अधिकारी हैं, जो सचिव हैं सचिन कुर्वे, तो उनका कोई ना कोई इसमें जो है संबंध नजर आ रहा है। हो सकता है उनका कोई स्वार्थ हो। ये तमाम जो अटकलें हैं वो इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चल रही है उत्तराखंड में। लगातार अभी सब लोगों की नजरें इस प्रकरण पर बनी हुई है कि आज क्या फैसला आ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री विश्वास सिंह धामी जिस तरह से एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहे हैं, तो हो सकता है आज इस पर कोई बड़ा एक्शन हो जाए, कोई सख्त एक्शन विश्वास सिंह धामी ले लें और एक कड़ी कार्रवाई करें।
करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के जो मंत्री हैं उन सब की अनदेखी वाला एक ही मसला है, क्योंकि लगातार इस तरह से कई मामला आते हैं। अब ये हाल ही का मामला है रेखा आर्य के साथ, जिस तरह से आमने सामने एक आईएएस अधिकारी हैं और दूसरी मंत्री खाद्य मंत्री हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार जाहिर है अपनी साख बचाने के लिए कोई ना कोई सख्त एक्शन लेगी, लेकिन वो एक्शन क्या होगा वो देखने वाली बात होगी निशा। अस्करी, जिस तरीके से यहाँ पर रेखा आर्या द्वारा सीएम धामी से ये कहा गया है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, तो इस बीच क्या सचिव को अपने पद से भी हाथ धोना पड़ सकता है? देखिए निशा, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है उनको उनका डिमोशन करके किसी और दूसरे विभाग में उनको अटैच कर दिया जाए, क्योंकि जाहिर है ये सरकार और जिस अधिकारी की हम बात करें सुनील दुर्वे, उनके बीच का मामला है। हो सकता है कि उनका डिमोशन हो जाए, हो सकता है उनको कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए, या हो सकता है उनसे जवाबदेही मांगी जाए और कहा जाए कि आप इसका स्पष्टीकरण दें। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है बड़ा बनता जा रहा है और सरकार भी इसमें दखल देगी, क्योंकि सरकार से जुड़ी मंत्री का ये मामला है। तो ब्यूरोक्रेट्स जिस तरह से हावी हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स को सबक सिखाने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला ले सकते हैं और जो सचिव है सुशील कुर्वे, उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से बहुत ज्यादा मुखर नजर आ रही है रेखा लगातार बयानबाजी करती नजर आ रही है कि इस तरह के जो अधिकारी हैं वो अपनी मर्जी से सारे काम करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं और अपने मन मुताबिक जो है वो तबादले करते हैं, अपनी मनचाही जगहों पर जो है जो डीएसओ हैं, डिस्ट्रिक्ट सफाई ऑफिसर्स हैं, उनको भेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है और आज इस पर एक बड़ा एक्शन हो सकता है, लेकिन क्या कारण रहे वो तमाम कारणों का आज पता चल जाएगा। जी अस्करी, जिस तरीके से अगर बात की जाए कि ये तबादलों की वजह से ये जो पूरा उत्तराखंड में ये मामला है तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, तो अब ये बताइए कि कितने लोगों के इसमें तबादले किए गए हैं, कौन कौन नाम इन तबादलों में शामिल हैं? देखिए निशा, इसमें जो मोटे मोटे तौर पर नाम सामने आए हैं, एक मनोज बर्मन है जो नैनीताल के पूर्व अधिकारी हैं, उन समय जो है 6 तबादले किए गए थे डीएसओस के, वो भी हमने लगातार अपने दर्शकों को बताया है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो है बड़ा सवालिया निशान है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर, और सरकार के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। आखिर क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है, क्या सामंजस्य की कमी है, और क्या आपसी जो एक समन्वय होता है अधिकारियों के बीच और मंत्रियों के बीच, उसकी एक बहुत बड़ी कमी देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 6 तबादले किए गए हैं, मनोज बर्मन का उसमें नाम है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर बनकर सामने आया है और लगातार इस तरह से जो आईएएस अधिकारी उनकी तरफ से भी इस बयानबाजी हो रही है कि उन्होंने जो किया है वो नियम के मुताबिक किया है। उसके काउंटर में खुद खाद्य मंत्री रेखा आर्य कहती है ये बिल्कुल नियम के मुताबिक नहीं हुआ है, बल्कि रूल ऑफ बिजनेस का ये उल्लंघन है, ट्रांसफर एक्ट का ये उल्लंघन है। ये तमाम खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन आज इसमें एक मुख्य बात यह है कि आज फैसला आ सकता है, वो फैसला क्या होगा वो देखने वाली बात है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए, मेरे साथ राजधानी लाइव में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।